स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ को शुरू किया था, जिसमें हमने बात की कि ये सिद्धांत क्या बताता है। ये बताता है कि इकॉनमी में अनबैलेंस या असंतुलन उत्पन्न करके ही विकास की प्रक्रिया को अग्रसर रखा जा सकता है। फिर हमने बात की, हिर्शमैन ने कहा कि दो तरह से इन्वेस्टमेंट या दो तरह से संतुलन उत्पन्न हो सकता है, एक सोशल ओवरहेड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करके और दूसरा जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट करके, या हम कहें संतुलन की प्रक्रिया दो तरह से काम करेगी, एक अनबैलेंसिंग द इकॉनमी विद एसओसी और अनबैलेंसिंग द इकॉनमी विद डीपीए। और फिर हमने इसी कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझा। आज हम एक छोटा सा टॉपिक इससे रिलेटेड और कर लेते हैं, जिसका आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज की बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि हिर्शमैन मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है आर्थिक विकास के लिए। तो लेकिन हम किन किन क्षेत्रों और जो परियोजनाओं में निवेश करें जिनसे उत्पन्न होने वाला जो असंतुलन है हमें विकास के पथ पर तेज़ी से ले जा सके, इसका निर्णय करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था की जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपस में किस तरह से लिंक्ड हैं, उनका आपसी संयोजन किस तरह का है। तो अर्थव्यवस्था के जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें पाया जाने वाला आपस में लिंकेज या संयोजन है वो दो तरह का हो सकता है। एक होता है फॉरवर्ड लिंकेज, जिसको हम अग्रगामी संयोजन कहते हैं, और दूसरा होता है पश्चगामी संयोजन या बैकवर्ड लिंकेज। इन दोनों के मीनिंग हम विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहला है फॉरवर्ड लिंकेज की बात करते हैं हम। फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है? आगामी मतलब एक हमने निवेश किया और उसके कारण आगे की तरफ इन्वेस्टमेंट अनकरेज हो, तो वो सेंस है हमारी यहाँ पे फॉरवर्ड लिंकेज की। या हम कहें जो अग्रगामी संयोजन होता है आगामी अवस्थाओं में निवेश को प्रोत्साहित करता है। या हम कहें कि जब मान लो किसी इंडस्ट्री में उत्पन्न होने वाला जो माल है, मान लो कोई सामान बना, वो दूसरे उद्योग में एज अ रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग में लाया जाए, तो उसे हम अग्रगामी संयोजन या फिर निर्मित माल से संबंधित प्रभाव भी बोल सकते हैं। जैसा कि आप ये डायग्राम में भी देख पा रहे हो, मान लो कि इस्पात का कारखाना या स्टील का कारखाना खुला या लोहे का कारखाना खुला। ये इसके कारखाने के खुलने से क्या होगा? अगर मान लो मशीनरी बनाने के, यंत्र बनाने के, यातायात का सामान बनाने के कारखाने भी खोले जाएंगे जब, तब इस तरह का संयोजन क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड लिंकेज। क्योंकि एक कारखाना था, हमने कहा इस्पात कारखाना खुला, तो इस्पात जो है एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है दूसरे उद्योग में, मतलब इस्पात कारखाने के डेवलपमेंट से दूसरे उद्योग जिसमें वो इस्पात एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होगा वो कारखाने भी खुलने लगे या खुलने लगेंगे, तो इसे हम फॉरवर्ड लिंकेज या अग्रगामी संयोजन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैकवर्ड लिंकेज की। जो बैकवर्ड लिंकेज है वो जैसे फॉरवर्ड आगे की तरफ अवस्थाओं में निवेश को प्रोत्साहित करता था, पश्चगामी जो संयोजन होता है वो इनिशियल स्टेजेस में या अर्लियर स्टेजेस में या हम कहें प्रारंभिक अवस्था में निवेश को प्रोत्साहन देता है या प्रोत्साहित करता है। मान लो किसी उद्योग का विकास हुआ और उसके फलस्वरूप उन उद्योगों का भी विकास हो जो उस उद्योग को कच्चा माल प्रदान करें। पीछे हमने किया, एक उद्योग में बना माल दूसरे उद्योग में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ हो रहा है, तो वो फॉरवर्ड लिंकेज था। अब हमने कहा कि जो उद्योग डेवलप है, अगर उसके कारण वो उद्योग डेवलप होने लगे जो उसको कच्चा माल देंगे, तो ये बैकवर्ड लिंकेज हुई। कि जैसे हम यहाँ लें कि ये हमने जैसे पीछे एग्जांपल लिया था, अब इस्पात कारखाना इधर देखो आप, ये इस्पात के कारखाने की बात है, ये इस्पात है, तो इस्पात का कारखाना खुलने से अगर कच्चा लोहा या ये कोयला है, लोहा और कोयला, इन दोनों का प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, क्योंकि इन दोनों की मांग बढ़ेगी, इस्पात में ये दोनों चीज़ें एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होंगी। तो अगर इस्पात कारखाना खुलने से ये उद्योग डेवलप होने लग गए कि कोयले की खानें डेवलप होने लगी, कोयला ज़्यादा निकलने लग गया या कच्चा लोहा ज़्यादा बनाने लग गए, इनकी मांग बढ़ी, तो इनका प्रोडक्शन जब बढ़ने लग गया तो इसे हम कच्चे माल से संबंधित संयोजन कहेंगे या फिर बैकवर्ड लिंकेज की बात। इसमें हम एरो इधर की आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे जो फॉरवर्ड लिंकेज था उसमें एरो इधर की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसमें क्या था, इस्पात के बनने से मशीनें बनने लगी, तो ये फॉरवर्ड लिंकेज है। जब हम बात करते हैं इस्पात का कारखाना बनने से वो चीज़ें बनने लगी जो इसको कच्चे माल के रूप में प्रदान करेंगी या इसको कच्चा माल देंगी, तो वो फॉरवर्ड लिंकेज है। तो ये था बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज। तो हिर्शमैन के अकॉर्डिंग जो लोहे और इस्पात इंडस्ट्री का ही
कुल संयोजन सबसे ज़्यादा होता है और इसलिए इन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस थ्योरी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, या हम कहें असंतुलित विकास के सिद्धांत के क्या गुण हैं। तो सबसे पहला गुण है कि ये वास्तविक सिद्धांत है, रियलिस्टिक थ्योरी है। इस सिद्धांत के अनुसार जो एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने साधनों का, जो कम साधन है उसके पास, उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकती है। क्योंकि ये सिद्धांत क्या मानता है कि सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना अगर हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और अलग विकसित देशों में रिसोर्सेज की कमी है। तो इसलिए ये सिद्धांत क्या कहते हैं कि जो उसके कम साधन है उसका सही तरीके से इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब अर्थव्यवस्था के सभी उद्योगों में एक साथ या सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश न करके सिर्फ कुछ क्षेत्रों में ही निवेश किया जाए। तो ये एक वास्तविक सिद्धांत है। दूसरी बात ये करता है मोर इम्पोर्टेंस टू बेसिक इंडस्ट्री। ये सिद्धांत आधारभूत उद्योगों को काफ़ी महत्व देते हैं, क्योंकि आधारभूत इंडस्ट्रीज़, अगर आधारभूत उद्योग डेवलप होंगे तो इसके फलस्वरूप जो कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उपभोक्ता वस्तुओं बनाने वाले जो उद्योग हैं, उनकी स्थापना में भी सहायता मिलती है। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ऊंचे पैमाने के उत्पादन की बचतें। असंतुलित विकास की अगर हम व्यू रचना को लागू करते हैं तो कई तरह की एक्सटर्नल इकोनॉमीज, बाहरी बचतें मिलती हैं, क्योंकि जब भारी और आधारभूत उद्योगों की स्थापना को अधिक इम्पोर्टेंस दी जाती है तो उसकी स्थापना के फलस्वरूप दूसरे उद्योगों की स्थापना में भी सहायता मिलती है, जैसा कि हमने पीछे देखा भी था एग्जाम्पल में। इसके अतिरिक्त पूंजीगत उद्योगों में निवेश किए जाने के फलस्वरूप रोजगार और आय बढ़ेगी, मार्केट एक्सपांशन होगा, बाजार का विस्तार होगा और सभी उद्योगों को ही भारी बचतें प्राप्त होंगी। नेक्स्ट है बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का उपयुक्त उपयोग। असंतुलित विकास अगर होगा, असंतुलित विकास की स्ट्रेटेजी अगर हम अपनाते हैं तो सीमित साधनों का सही तरीके से उपयोग संभव हो जाता है, क्योंकि इसका मेन कारण यही है कि इन देशों में पूंजी की कमी होती है और अगर सीमित मात्रा में उपलब्ध पूंजी का थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी क्षेत्रों में निवेश कर दिया जाए तो पूंजी का उचित उपयोग नहीं हो पाएगा। सीमित साधन का सर्वोत्तम या बेस्ट यूटिलाइजेशन तभी माना जा सकता है जब उससे मिलने वाला जो रिटर्न है या प्रतिफल है वो सफिशिएंट हो, और ये जो रिटर्न है ये असंतुलित विकास की स्ट्रेटजी को अपनाने से ही संभव हो सकता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इस स्ट्रेटजी को अपनाने से क्या होगा, आधारभूत संरचना का भी विकास होता है। देश की जो आधारिक संरचना है, जिसको हम सोशल ओवरहेड कैपिटल भी बोल देते हैं, उसका भी विकास होता है। सोशल ओवरहेड कैपिटल आपको पता है किसी भी देश के विकास के लिए यातायात, संचार, बिजली, सिंचाई, जल शक्ति, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। तो असंतुलित विकास के अंतर्गत एसओसी में पर्याप्त मात्रा में निवेश किया जाता है, जिससे अधोसंरचना का उचित विकास संभव हो पाएगा। तो प्रोफेसर मायर ने भी इस संदर्भ में ये कहा है कि कोई भी जो अलग विकसित देश है असंतुलन से नहीं बच सकता, चाहे उसे पसंद करे या ना करे। इसलिए संतुलित विकास की नीति को अपनाना ही अच्छा होता है। नेक्स्ट हम इसकी क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं कि जो अर्थशास्त्री इस स्ट्रेटजी को सही नहीं मानते, इसमें पॉल स्ट्रेटन वगैरह मेन है। तो पॉल स्ट्रेटन ने जैसे अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचनाएँ की हैं, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन की अपूर्ण व्याख्या। प्रोफेसर मायर के अकॉर्डिंग इस सिद्धांत से ये तो पता लग जाता है कि असंतुलन पैदा किया जाना चाहिए, परंतु इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि असंतुलन पैदा किया जाए या नहीं, बल्कि ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि असंतुलन की ऑप्टिमम डिग्री क्या हो, कितना असंतुलन पैदा किया जाए, कहाँ और कितना असंतुलन पैदा करें कि देश जो विकास की प्रक्रिया की तरफ लगातार अग्रसर होता रहे। लेकिन ये सिद्धांत इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर, कि कहाँ किया जाए संतुलन और कितना किया जाए, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहा है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की संभावना। क्योंकि ये सिद्धांत भारी उद्योगों के विकास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए इन उद्योगों की स्थापना और इनसे उत्पादन आरंभ होने में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई तो इकॉनमी में बढ़ जाएगी, लेकिन कंज्यूमर गुड्स ना बनने के कारण, उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में उत्पादन ना होने के कारण जो प्राइस लेवल है, कीमत स्तर है, वो बढ़ जाता है। तो इससे मुद्रास्फीति होने की संभावना बनी रह सकती है। नेक्स्ट है निग्लेक्ट द डिग्री ऑफ अनबैलेंस
असंतुलन की मात्रा के विवेचन का अभाव, जैसे कि वैसे ये पॉइंट कर ही लिया हमने पहले कि इस सिद्धांत से हमें ये नहीं पता लगता कि विभिन्न क्षेत्रों में कितना असंतुलन पैदा होना चाहिए, किन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए, कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए। लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ नेक्स्ट पॉइंट है। असंतुलित विकास के लिए ये ज़रूरी है कि जो कुछ बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे कि कच्चे माल की आपूर्ति, तकनीकी ज्ञान, शक्ति, पावर हो गई, यातायात के साधन, बाजार का विस्तार आदि उपलब्ध होने चाहिए। और अगर अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो इसके फलस्वरूप आर्थिक विकास का जो कार्यक्रम है, असंतुलित विकास का जो कार्यक्रम है, उसको सही तरीके से लागू नहीं किया जा सकता अगर बेसिक फैसिलिटीज़ शुरू में ही काफ़ी कम हैं। स्थानीयकरण की हानियाँ नेक्स्ट है। डिसएडवांटेजेस ऑफ लोकलाइजेशन। असंतुलित विकास से जो बचतें प्राप्त होती हैं, बाहरी बचतें प्राप्त होती हैं, उसके कारण आधारभूत उद्योग एक ही स्थान पर केंद्रित होने की प्रवृत्ति प्रकट करते हैं। मतलब एक जगह ही उनको सारी वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो एक जगह ही वो सारी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होने लग जाती हैं, जिसको बोलते हैं लोकलाइजेशन की दिक्कत या स्थानीयकरण की हानियाँ। तो एक ही जगह इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होने से कई तरह की हानियाँ इकॉनमी को हो सकती हैं। इससे उत्पादन के साधनों की गतिशीलता भी डिस्करेज होगी या मूवमेंट भी डिस्करेज होती है साधनों की। नेक्स्ट है इग्नोर द एग्रीकल्चर सेक्टर, कि ये कृषि क्षेत्र की अवहेलना करता है। ये सिद्धांत जो अलग असंतुलित विकास का सिद्धांत है, कृषि क्षेत्र के विकास को महत्व नहीं देता, उसको इग्नोर करता है। और कृषि क्षेत्र के विकास नहीं होगा जब तक तो इकॉनमी डेवलप नहीं कर पाएगी। तो कृषि क्षेत्र के अलग विकसित होने से जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका विकास भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों इंटर रिलेटेड हैं। लेकिन ये जो सिद्धांत है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर करता है। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, साधनों का बेकार रहना। जब असंतुलित विकास की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है तो उससे क्या होता है, कुछ क्षेत्रों का विकास किया जाता है। इसलिए जब तक सप्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ या पूरा उद्योगों का विकास नहीं होता तो कई साधन बेकार पड़े रहते हैं। तो इस तरह से असंतुलन के कारण साधनों का उचित रूप से प्रयोग नहीं हो पाता, वो बेकार रह सकते हैं। तो ये भी असंतुलित विकास सिद्धांत की एक क्रिटिसिज्म है या आलोचना है, या हम इसकी कमी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि अगर जो इकॉनमी में विकास करना है, निवेश को बढ़ाना है, वो दो तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं। एक संतुलित विकास स्ट्रेटजी को भी अपनाया जा सकता है और असंतुलित विकास सिद्धांत को भी अपनाया जा सकता है। परंतु ये कहना बहुत मुश्किल है कि विकास की दोनों स्ट्रेटजीज़ में से कौन सी बेस्ट है, कौन सी श्रेष्ठ है। दोनों ही पद्धतियों के, दोनों ही स्ट्रेटजीज़ के अपने अपने गुण हैं, दोष हैं। कोई भी इस पद्धति पूर्ण नहीं कही जा सकती। तो अगर हमने संतुलित विकास का लक्ष्य अपनाना है तो दोनों ही स्ट्रेटजीज़ का मिक्स रूप में प्रयोग किया जा सकता है, कि जैसे भारत में भी इस पद्धति को अपनाया गया, इस व्यूहरचना को अपनाया गया। इसलिए ये दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे की प्रतियोगी ना होकर एक दूसरे की पूरक हैं। जब अलग विकसित देशों में साधनों की कमी है तो साधनों की कमी के कारण पहले असंतुलित विकास के मार्ग को अपनाना पड़ता है। इसके फलस्वरूप जब पूंजी और अन्य साधनों की मांग बढ़ जाती है तो संतुलित विकास की पद्धति को अपनाया जा सकता है। तो इस प्रकार असंतुलन और संतुलन के दोनों तरीके अलग विकसित अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास के ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो इसलिए आर्थिक विकास के लिए संतुलन और असंतुलित विकास दोनों ही प्रकार की विधियों की आवश्यकता होती है। थैंक यू।